गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10 के विद्यार्थी ध्यान दें। आज उनको जो है सामाजिक विषय के अंतर्गत इतिहास से पढ़ाया जा रहा है। उनका पाठ 1 जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और इसके पहले जो वीडियो आप लोगों के पास पहुंची थी, उस वीडियो में जो है ये बताया गया था कि यूरोप में किस प्रकार से राष्ट्रवाद का उदय हुआ। आज हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद के उदय के पीछे और क्या कारण विद्यमान थे। जैसे भूख, राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय, भूख, कठिनाई और जन विद्रोह। 1848 ईस्वी में उदारवादी क्रांति, इस पर चर्चा करेंगे। फिर महिलाओं के लिए राजनीतिक अधिकार जारी करना, इस पर चर्चा करेंगे। फिर जर्मनी और इटली का निर्माण, यानी कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, आज इस वीडियो में जो है इन्हीं बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय किस प्रकार हुआ, यानी कि राष्ट्रवादी भावनाएं जो थी कैसे पनपी। तो राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्ध से ही नहीं हुआ और न ही क्षेत्र विस्तार से हुआ, बल्कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद का विकास हुआ उसके पीछे संस्कृति का विशेष हाथ था। संस्कृति यानी कि किसी भी देश का जो कल्चर होता है उससे राष्ट्रवादी भावनाओं को बल मिलता है। जैसे भारत की संस्कृति है, तो भारत की संस्कृति की विशेषता क्या है? भारत की संस्कृति की विशेषता है कि भारत में एक भाषा पाई जाती है, कई प्रकार की भारत में जातियां हैं, विविधता है, फिर भी जो है उनमें एकता दिखाई देती है। उत्तर से लेकर के दक्षिण कन्याकुमारी तक, उत्तर हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक सभी लोग, जब भी देश पर कोई संकट पड़ता है तब देश के सभी नागरिक एक जैसा प्रदर्शन करते हैं। अगर जैसे देखिए क्रिकेट का खेल होता है, क्रिकेट के खेल में जब जैसे भारतीय क्रिकेट टीम क्रिकेट को खेलती है, ऑस्ट्रेलिया से खेलती है, तो भारत के जो खिलाड़ी हैं वो विभिन्न देश के होते हैं, लेकिन खेलते हैं कैसे? राष्ट्रवादी भावनाओं के कारण, अपने राष्ट्र के लिए खेलते हैं। तो कहीं ना कहीं यूरोप में जो राष्ट्रवाद का विकास हुआ उसके पीछे संस्कृत का महत्वपूर्ण योगदान था। कला, कविता, कहानियों और संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को व्यक्त करने और आकार देने में सहायता की। जो ये कला है, कला का मतलब जो चित्रकारी है, जो स्थापत्य कला है, जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, और ये संगीत, कला, संगीत, इन और जो कलाकार थे, इन सभी लोगों ने यूरोप में राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। प्रेमपूर्ण कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क विज्ञान की महिमा की आलोचना की और भावनाओं को अंतर्ज्ञान, रहस्यमय भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्होंने एक राष्ट्र के आधार के रूप में सामूहिक विरासत की भावना पैदा की, यानी कि देश को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। जर्मन दार्शनिक योहान गोल्डफील्ड हेडर ने 1744 से 1803 ईस्वी ने दावा किया कि सामान्य लोगों के बीच जर्मन संस्कृति नहीं थी, यानी कि जो सामान्य लोग थे उनमें जो जर्मन का कल्चर था, जो जर्मन की संस्कृति थी वो निहित थी। वाक पोलैंड, जो अब एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में नहीं था, वह संगीत और भाषा के माध्यम से राष्ट्रवादी महसूस कर रहा था। पोलैंड जो देश था वह उस देश में राष्ट्रवाद की भावना का विकास कैसे हुआ? उस देश में राष्ट्रवाद की भावना का विकास किससे हुआ? संगीत और भाषा के माध्यम से हुआ। भूख, कठिनाई और जन विद्रोह। 1830 के दशक यूरोप के महान आर्थिक कठिनाई हुई थी। 19वीं शताब्दी में यूरोप की जनसंख्या में अधिक वृद्धि देखी गई। 1830 के दशक में जो है यूरोप में जनसंख्या बढ़ गई और जनसंख्या बढ़ने के कारण जो है यूरोप के लोग जो है भूखमरी के शिकार हो गए, क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ गई तो उत्पादन कम रहा और उत्पादन कम होने से जो है आर्थिक क्षति हुई, जिससे
लोग जो है भूखे मरने लगे। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग शहरों में जाकर गरीब बस्तियों में रहने लगे। 1845 में सिलेसिया गांव के बुनकरों ने उन ठेकेदारों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। होता क्या है बच्चों, जब व्यक्ति बेरोजगार हो जाता है और भूखमरी के कगार पे होता है, तब होता क्या है, विद्रोह हो जाता है। तब जनता क्या करती है, तब जनता जो है विद्रोह कर देती है। ऐसे ही 1845 में सिलेसिया गांव के बुनकरों ने उन ठेकेदारों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया जो उन्हें कच्चे माल की आपूर्ति करके तैयार माल लेते थे, परंतु मूल्य बहुत कम देते थे। 1845 में सिलेसिया गांव में एक विद्रोह हुआ। किसके विरुद्ध? ठेकेदारों के विरुद्ध। क्यों हुआ? क्योंकि व्यापारी क्या करते थे कि जो बुनकर होते थे उनको कच्चा माल देते थे, और कच्चा माल देते थे, जब बुनकर उनको पक्का माल देते थे तो पक्का माल वह कम दामों पर खरीदते थे, जिसके कारण जो है ये इन लोगों ने विद्रोह कर दिया। जून दोपहर 2 बजे बुनकर अपने ठेकेदार की हवेली पर एकत्रित हुए और अधिक वेतन की मांग करने लगे। ठेकेदार तथा बुनकरों के साथ अनुचित व्यवहार किया, उन्हें धमकियां दी। 1848 में भोजन की कमी, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी के कारण पेरिस की जनसंख्या सड़कों पर आ गई। जगह जगह पर प्रतिबंध लगाए गए। लुई फिलिप को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया। नेशनल असेंबली एक गणतंत्र की घोषणा की गई। 21 वर्ष के ऊपर वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया गया तथा काम करना सुनिश्चित किया गया। जब बुनकरों ने जो है ठेकेदार के खिलाफ विद्रोह किया तो विद्रोह का व्यापक असर पड़ा, जिसके कारण जो 21 वर्ष या इससे ऊपर के वयस्क पुरुष थे, इन लोगों को मत देने का अधिकार सरकार को देना पड़ा। इसके बाद हम देखते हैं बच्चों 1848 ईस्वी की उदारवादियों की क्रांति, यानी कि 1848 में उदारवादियों ने क्या की, क्रांति की। यूरोप के अन्य हिस्सों में जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के उदारवादी मध्यम वर्ग के पुरुषों और महिलाओं ने संविधानवाद की मांग की। यानी कि जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य ये क्या था, देश थे, और यहाँ के निवासियों ने जो उदारवादी किस्म के थे, यहाँ के निवासियों ने संविधान की मांग की। संविधान जैसा बच्चों आप जानते हैं कि संविधान किसे कहते हैं। संविधान में कुछ बातें निहित होती है जिनको सारा देश मानता है और उसी पर सारा देश चलता है। तो संविधान की मांग की और राज्य के निर्माण की मांग के साथ जोड़ दिया। यह मांग संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संघ बनाने की स्वतंत्रता पर आधारित थी। यानी कि उदारवादियों ने यह मांग की कि प्रेस को स्वतंत्र किया जाए, यानी समाचार पत्रों को स्वतंत्र किया जाए तथा संघ बनाने का भी अधिकार लोगों को मिले। इसके बाद मई की क्रांति 18 मई 1848 को 1831 निर्वाचित प्रतिनिधि फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान लेने के लिए जुलूस में शामिल हुए। संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए संविधान का प्रारूप तैयार किया। जब प्रतिनिधियों ने प्रसा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को ताज पहनाना प्रारंभ किया तो उसे अस्वीकार कर दिया। उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। संसद के मध्यम वर्ग का वर्चस्व था और श्रमिकों और कारीगरों की मांगों का विरोध करते थे। परिणाम स्वरूप इन वर्गों ने उनका समर्थन खो दिया। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं कि जो परीक्षा की दृष्टि से सबसे विशेष है और लगभग परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जर्मनी और इटली का निर्माण किस प्रकार हुआ, यानी कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ। जर्मनी क्या है, एक देश है और यह पहले कई खंडों में विभाजित था। तो जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, जर्मनी को इकट्ठा कैसे किया गया, जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना कैसे पनपी, इस पर हम चर्चा करेंगे। 1848 ईस्वी के बाद यूरोप में राजशक्ति राजनीतिक वर्चस्व पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए रूढ़वादियों ने हमेशा राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रयोग किया। जर्मनी में मध्यम वर्ग के लोगों के बीच राष्ट्रवादी भावनाएं व्यापक थी। 1838 में जर्मन संप्रदाय के विभिन्न क्षेत्रों को मिलाकर निर्वाचित संसद द्वारा नियंत्रित राष्ट्र
राज्य बनाने का प्रयास किया गया। और इसकी खास बात यह रही बच्चों कि प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया। प्रसा ने राष्ट्रीय आंदोलन का जो है नेतृत्व किया। प्रसा के प्रमुख मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क को इस प्रक्रिया का जनक माना जाता है। यानी कि जर्मनी के एकीकरण का जनक कौन था? बिस्मार्क था, जिसने प्रसा को सेना और नौकरशाही सहायता ली। और जर्मनी के एकीकरण के समय जो घटनाएं थी ये इस प्रकार है। ऑस्ट्रेलिया डेनमार्क और फ्रांस के साथ 7 वर्षों तक लड़ा। युद्ध प्रसा की जीत के साथ समाप्त हुआ। यानी कि इस युद्ध में प्रसा जीत गया, जिससे जो है यह युद्ध समाप्त हो गया। 18 जनवरी 1871 को जर्मन राज्य के शासकों, सेना के प्रतिनिधियों, प्रमुख मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क सहित प्रसा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वर्साय में हुई, जिसमें काइजर विलियम प्रथम की अध्यक्षता में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई थी। जर्मन में मुद्रा, बैंकिंग, कानूनी न्याय प्रणाली के आधुनिकीकरण पर नए राज्य में बल दिया। बच्चों, अगले वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा इटली का एकीकरण। आपने देखा कि जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार हुआ। इसके बाद फिर हम देखेंगे कि इटली का एकीकरण किस प्रकार हुआ। बच्चों, सभी लोग आप अपनी पुस्तकें खरीद लीजिए और पुस्तकें खरीदने के पश्चात आप को जो बिंदु पढ़ाया जा रहा है उन बिंदुओं को पढ़िए, समझिए। अगर कहीं कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट ज़रूर करिए।